प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। बुधवार के दिन भगवत कृपा से जो बात हमारी और आप लोगों के बीच में हुई वो साकार हो गई। वह मुश्किल 16-17 घंटे में 4 बजे का वक्त था। 13 नवंबर की तिथि, दिन बुधवार, और माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक कारण का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 8 दिसंबर को पोस्टपोन थी, 8 दिसंबर को होनी थी, वो पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन होने की वजह 2:45 हो रहे हैं इस समय, हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट। हमने जो अपना अनुमान लगाया था, पाठक जो जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का, फुल बेंच का, उसका भी कारण हो सकता है और कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण आज भी छन के आया कि कोई अधिवक्ता साथी हैं, शर्मा जी हैं, पर्सनल उनका मैटर था। उनका फॉर्म माननीय उच्च न्यायालय के एचजीएस सेल में पहुंच नहीं पाया था, कुछ डाक की गड़बड़ी से ऐसे कुछ मामला था। उन्होंने उसको लेकर प्रीलिम्स में अपने आप को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया और कल की डेट में, यानी जिस दिन ये डेट टाली गई, उसके एक दिन पहले कोई शायद तारीख भी थी, लेकिन उस पर हियरिंग हुई नहीं, और हियरिंग ना होने की वजह से 2 दिन मामला ही आगे, या जो भी एक्सटेंड डेट लगे, उसके चलते मेरे समझ में उतना बात तो आती है कि अगर एक ही अधिवक्ता साथी है तो भी 8 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, और माननीय उच्चतम न्यायालय अगर 1 या 2 या हम कहते हैं ऐसे 10 कैंडिडेट को, जैसे पटना हाई कोर्ट में हुआ, अलाउ करता या नहीं अलाउ करता या कंडीशनल अलाउ करता, जो भी, तो उनको भी एडजस्ट 8 दिसंबर को ही किया जा सकता था। फिर भी कारणों में से, बहुत सारे कारणों में से, विस्थापन के, परीक्षा तिथि के विस्थापन के बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी है, बच्चे की याचिका। लेकिन जो सबसे संभावित कारण मुझे महसूस हुआ वो मैंने आपसे शेयर किया था। माननीय उच्च न्यायालय के परीक्षा प्रक्रम के संदर्भ में जो गोपनीयता का हिस्सा है, उसमें ना हम लोगों को इच्छा रखनी चाहिए और न कहीं से इसका सूचना के संदर्भ में कोई प्रयास ऐसा करना चाहिए जो विधि संगत नहीं है। लेकिन आज के समय में जब डेट क्लियर हो गया कि हट गई है, टाली गई है, और सलाह दिया गया है कि आप वेबसाइट पे ध्यान दिए रहें, ऐसे में कुछ अधिवक्ता साथियों ने हमसे सवाल किया, वो आपका भी सवाल हो सकता है कि सर क्या सिलेबस बदल सकता है? सबसे लाजमी और सबसे ज़ोरदार सवाल, क्योंकि पिटीशन डाले जाने का ये ग्राउंड बनता है, निस्तूगी बनता है, मतलब बगैर किसी लाग लपेट के बनता है, बहुत मजबूत ग्राउंड है। और अगर आप ध्यान दें, और नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ली जाने वाली राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा में, तो आपको ये समझ आएगा कि मेंस में पेपर ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रीलिम्स में लिमिटेड पेपर रखे गए हैं। अगर आपको प्रीलिम्स की परीक्षा अपने नियमावली के तहत 1000 बच्चों से अधिक होने पर लेनी पड़ रही है, तो आप भी तो ऐसा नियमावली में कर सकते थे। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। आप 2020 में 3-4 सब्जेक्ट छोड़कर और ना चाहते हुए इंग्लिश लैंग्वेज से आपने 18 क्वेश्चन बनाए, वहाँ भी आपका कोई नियम कानून नहीं था, बेशर्त चीज़ें थी। ऐसे यहाँ है, तो क्या ये संभव नहीं कि एग्ज़ाम चाहे जब हो, दिसंबर में होने के कयास बिल्कुल शून्य हैं।
विंटर वेकेशन के बाद ही कोई संभावना पनपेगी, फरवरी के बाद। उधर महाकुंभ का आयोजन है, आप सब जानते हैं। इन तमाम मुश्किलों के बीच में अगर खुदा न खास्ता इसी मुद्दे को लेकर, और जो रिजेक्ट हुए हैं वो लोग में से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया यही जजमेंट लेकर, संभव है, पूरा समय है, विंटर वेकेशन का पूरा समय है, कोई व्यक्ति पहुंच गया, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये परीक्षा जो अब होनी है माननीय उच्चतम न्यायालय अपने दिशा निर्देश में करवाए। इसमें कोई बहुत बड़ी ताजुब वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय को सर्वाधिकार सुरक्षित है, सर्वोच्च पावर है। वो कितने विषय का लेगा, डायरेक्ट मेंस ले लेगा, प्री करवाएगा, वो उसके विवेकाधिकार पे तब होगा। या अगर वो सारी शक्ति को स्वयं नियोजित न करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ही करवाएगा, तो वो कंडीशन या दिशा निर्देश में वो कंडीशन खुद तय कर देगा। ये तब जब मामला कोई पिटीशन में लेके जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर अनुकूल रुख रखे, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन रिजेक्ट कर दे। तो ये संभावनाओं में से सारी बातें हैं, लेकिन कुछ विधिसंगत बातों पे भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और ऐसा कदापि नहीं है कि केवल ये वीडियो हम आप ही सुन रहे हैं। ये संभव है न्यायमूर्तिगण, हायर जुडिशरी सेल के वो लोग भी जो इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर होते हैं, वो भी सुन रहे हों। टेक्निकल ज़माना है, इतने से उठा के इतने तो करना है शेयर। तो ये बात मैं विधिसंगत मुद्दे पे करना चाहूँगा आप सभी से, और आप सभी इससे सहमत होंगे। जब सिलेबस बदलने के लिए नियमावली में बदलाव करना पड़ता है, चाहे खुद से ही करना पड़े, पावर ये दोनों अपनी पास रखे हैं, तो उस नियमावली में सब्जेक्ट चेंज करने की पावर पार्लियामेंट से इन्होंने उठा ली अपने हाथ में। यानी ये जब चाहें तब उसका घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दूना कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं। ये शक्ति इन्हीं में है। पहले ऐसा नहीं था। कैसे समझाएंगे इसे? याद कीजिए, यूपी जडे और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और नियमावली 2016 के सहज सिलेबस के तौर पर प्रवेश की। इसी माननीय उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद ने 2018 के पार्ट सेकंड में ये बात तब इंट्रोड्यूस की जब विधानसभा ने इसे रिकमेंड किया। अब की बार जब इन्होंने नियमावली बदली तो उसमें पूरी पावर जूनियर डिवीजन और एचजीएस में सब्जेक्ट बदलने की अपने पास रखी। पार्लियामेंट में पास करवाने की जरूरत खत्म। यानी यही वो एक बिंदु दिखाई देता, सुराख, जहां इस पचड़े से, इस मसले से, इस तमाम तरीके के विवाद से माननीय उच्च न्यायालय बच सकता है। मैं कदापि अपनी किसी भी बात से समझाने या दिशा निर्देश देने या सुझाव देने तक का भी हैसियत नहीं रखता। हमारी जो अपनी समझ व्यक्तिगत कह रही है, मैं बात उसी मात्र को कर रहा हूँ। और ये बात पब्लिक मीडिया में कहने का मतलब माननीय उच्च न्यायालय के शुद्ध अपने स्वविवेकीय डिस्क्रिशनरी पावर में उंगली करना कदापि नहीं है। हमारी ये हैसियत नहीं। हम क्षुद्र एक साधारण से अधिवक्ता, हमारी जो समझ कह रही है, हम आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जो समझ आती है वही बातचीत हम आपसे कर रहे हैं। हम पागलों से नहीं बात कर रहे, हम अपने उन अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से बात कर रहे जो मेरी उम्र से भी 5 साल, 7 साल, 10 साल बड़े। उनसे मैं सीखता हूँ। अपने जज साहिबान, अपर जिला जज साहिबान, मित्रों से सीखता हूँ, छोटों से सीखता हूँ। और न्यायमूर्तिगण तो हमारे माई बाप है। वहाँ ये कैसे आ सकता है कि हम सिखा रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं? नहीं, नेवर। तो बात हम कर रहे थे कि किन बिंदुओं पर ये चांस बनता है कि जहाँ हमें अनर्सट नहीं सोचना चाहिए। जैसे ये सोच लेना सिलेबस बिल्कुल पुराना हो जाएगा। अरे ये तब तक नहीं होगा भाई जब तक माननीय उच्च न्यायालय की वह पीठ जिन्होंने रेगुलेशन पास किया था उसको रिकमेंड न कर दे। और जब वो बदलेगा तो उस पर भी चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सरकार, न्याय विभाग के मुख्य सचिव की साइन होगी। समय लगता है। ऐसे वो दाल भात नहीं है या मुंह का लड्डू खट से खाया और गटक लिया ना।
तो ये जब एक कानून का विद्यार्थी अगर है तो हमेशा नियमावली रूल पर ध्यान देगा, ये नहीं र्यूमर पर। और र्यूमर पर कौन ध्यान देता है? जिसको नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है, उसको उतने समझ है तो अपने समझ की किताब से फुदकता है। तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी मिलेंगे, पीसीएस में दंगा फसाद हो गया है, सेंटर नहीं मिला होगा। अरे हाई कोर्ट जैसी संस्था को सेंटर नहीं मिलेगा, पीसीएस डाल दे महाराज। पीछे के एग्जाम्पल बताते हैं, पीसीएस हो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे जीआईसी सहायक भर्ती हो, कुछ नहीं, वो पीस नहीं कराया तो कराया। इनकी अपनी कानूनी अड़चन है। जो भी हो, तो जहाँ तक रही सब्जेक्ट में बदलाव की बात, तो यहाँ एक चांस है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय स्वयं से एक अतिरिक्त नोटिस निकाले कि प्रीलिम्स का सिलेबस ये होगा, मेंस का ये होगा, थोड़ा उसमें ये जानबूझकर नहीं, सदा सहता से परिपूर्ण होकर, जिससे आर्टिकल 14 का जो युक्तता डिसबैलेंस हुई है, यूटिलिटिज्म याद कीजिए बैंथम को, उपयोगितावाद का सिद्धांत, जूरिस्प्रूडेंस, वो जो डिस्टर्ब हुआ है वो संतुलित हो जाए। और बाय द वे कोई अगर पिटीशन डाले तो अपनी ये रेमेडी जो बाद में ली गई है उसको डेट, तारीख, निशान सब मेंशन हो जाएगा, वो उपाय के तौर पर जवाब में कही जा सके। ऐसे में पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी और कोई चांस किसी स्टूडेंट के पास नहीं रह जाएगा। रहा मुद्दा ओवर लैप्स या ओवर एज का, तो उससे हाई कोर्ट अपने स्तर पर नियमावली में बनाए गए नियम प्रावधान से बंधा नहीं है। अगर नहीं दिया है तो आप बाध्य नहीं कर सकते, वहाँ आपका नेचुरल जस्टिस काम नहीं करेगा। कोई रूल या परंपरा का निर्वहन लिखित रूप से इसमें नहीं करना होता है। ये मॉरल वैल्यू है कि माननीय उच्च न्यायालय ऐसा करे अथवा ना करे। लेकिन यहाँ चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट ये कह रहा है कि आर्टिकल 14 का पालन रेगुलेशन को नए रूप से प्रतिस्थापित करने में होना ही चाहिए, तो मेरा निजी दृष्टिकोण ये कहता है कि माननीय उच्च न्यायालय को विंटर वेकेशन के पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को मॉडिफाई करना चाहिए और मेंस को भी। और तीसरी विसंगति और ज़बरदस्त, जो आपने 40% प्रीलिम मेंस के मार्क में बैरिकेटिंग लगाई है, हटाना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी चुग्गा छोड़ा, जो आपने जबर यहाँ आइए टायर जल रहा है, यहाँ आइए तो ये हो रहा है, नहीं आने देंगे हम। अरे आप वैसे किसी को ना लें, पुराने सिलेबस पे किसी को ना लेते, कौन वकील है जो जाके लड़ेगा आपसे भाई? ये सब करने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? बिन बात के फजीहत, बिन बात के हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश का भी अधिवक्ता साथी हो सकता है जो आके यहाँ हायर जुडिशरी का एग्जाम देना चाहे, इंग्लिश मीडियम का। उसके दिमाग में क्या साख जा रही होगी ये? और अगर आप इतने बड़े सशक्त बिंदु पर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें बखेड़ा ना खड़ा हो, यानी रिट पिटीशन की नौबत ना आए। हम आप पहले 10 साल 20 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें न्यायमूर्ति बनने के लिए रिकमेंड करती है कॉलेजियम। न्यायमूर्ति एक छोटी घटना नहीं है, परम बुद्धत्व की निशानी है न्याय विभाग में। और उन्हीं 1 नहीं 2 नहीं 5 लोगों के दिशा निर्देश पर, गाइडलाइन पर, सर्वेक्षण पर यह परीक्षा आयोजित की जाती है। अकेले कोई नहीं करता, माना सीजे उसके प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन राय सबकी ली जाती है। तो यह एक सहज और सरल प्रक्रिया होगी। किसी आने वाले समय में विपरीत या अनुचित स्थिति जो उपयुक्त ना प्रतीत हो, जो भद्दगी का कारण बन जाए, उससे बचा जा सकता है। और अगर इन सब बातों से हटकर डायरेक्ट कोई डेट डाल करके इसी सेम सब्जेक्ट पर प्री लेने की कोशिश की गई, उसका परिणाम कुछ भी आए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम जिनके हित बाधित हुए हैं या प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों के हित बाधित होंगे, वो पिटीशन में चले जाएं, रोका नहीं जा सकता। और यह भी है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है
कि रिट का टोटल अधिकार माननीय उच्च न्यायालय के अपने ही बेंच में शामिल है। हम कहते हैं लखनऊ वाली बेंच भी शामिल हो जाए, रिजेक्ट कर दे, तब भी चांस बनता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। जब सुप्रीम कोर्ट फार्म ना पहुंचने को तुरंत एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसमें तो ग्राउंड ही ग्राउंड है कि माननीय आपके निर्णय की धज्जियां उड़ा रहा है कोई कोर्ट। तो ये एक मुश्किल समय है, और जिस समय ये 5 जजों की पीठ का जजमेंट आया है, आज इस पे थंबनेल वही केस ला लगा दूंगा मैं। तमाम हमारे अधिवक्ता साथी होंगे जो केस ला नहीं जानते होंगे, वो यहाँ केस ला ऊपर लगा रहेगा। जो दूर दराज से सुन रहे हैं, हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, छोटे से पिद्दी से ज़िले में कहीं रहते हैं, ग्रामीण अंचल में हैं, खेती बाड़ी करते हैं, शाम को कचहरी चले जाते हैं, जिनको इस परिवेश का अतः पता नहीं है, वो भी उस केस ला को पढ़ें, समझें और ये बारीकियां समझें कि आखिर उसमें क्या पॉइंट्स बनता है। वो केवल अपने न्याय विभाग पे ही नहीं, किसी भी विभाग की भर्ती में जिसमें एडवर्टीजमेंट हो चुका है और उसका विज्ञापन अगर नोटिफाइड है, तो उसमें नई शर्तें जोड़ने के लिए क्या विधि संगत, क्या न्याय संगत, क्या प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा देने वाला आधारभूत स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्याख्यायित किया है। ये सब बातें बहुत निसंकोच भाव से आवश्यकता के अनुरूप पढ़ी जानी चाहिए। मान लीजिए 42 पेज का वो इंग्लिश में जजमेंट है, फिर भी पढ़िए, अर्थान्वयन कीजिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए, चीज़ों को समझिए और अपने अधिकार के प्रति सचेत रहिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, न्याय विभाग ही नहीं, आपके घर परिवार में से लेकर और समाज के किसी भी छोर तक आपको पता ये तब चलेगा जब आप अत्यधिक विश्वास करने वाले से धोखा खाएंगे, और बार बार खाएंगे, खाते होंगे, तब समझ में आता है कि हमारी बुद्धि ही हमारा साथ दे सकती है। और बुद्धि के पीछे जो हम बार बार कहते हैं विवेक है, और विवेक सत्संग से आता है, संतों की कृपा से आता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से आता है। उस विवेक में ही परमात्मा विराजता है। अगर आपके पास वैवेकिक शक्ति नहीं है तो आप घिसे पिटे मशीन हैं, रोबोट हैं, कोई बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ नहीं पाएंगे इस क्षितिज पर जगत के। इसलिए अपने सभी अधिवक्ता साथियों से जो हमारी सीरीज से भी जुड़े हैं, जो हमारे सीरीज से नहीं जुड़े हैं लेकिन रेगुलर लिसनर हैं और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रीलिम्स देने जा रहे थे, सभी अधिवक्ता साथियों से ये कहूँगा कि सुनने में ऐसा आया है, मैं पर्सनली जान तो नहीं पाया, लेकिन शायद 18 तक हाई कोर्ट बंद है, और अगर कल से 18 तक बंद है तो 18 के बाद आप निगाह ज़रूर लगाए रखें। हम तो रेगुलर सूचना में रहेंगे, अगर कोई सूचना आती है तो पहुंचेगी। क्या माननीय उच्च न्यायालय इस पर कोई स्पष्टीकरण देता है या कोई बात दूसरी है, या तिथि के बारे में जैसा कि खुद माननीय उच्च न्यायालय ने सुझाया है कि आप अपनी एक निगाह वेबसाइट पर बनाए रखें। दूसरी बात थोड़ी देर करेंगे, 5 मिनट, झारखंड जुडिशरी हायर 15 सीट का जो विज्ञापन आया है, यानी कल नहीं परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिन का मात्र समय दिया है। अब आप लोग अगर इस फॉर्म में इच्छुक हैं, अहर्ताएँ कंप्लीट हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम अपने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का जो प्रीलिम्स में एग्ज़ाम होने की डेट सन्निकट होने की वजह से कह सकते हैं बहुत बड़ा तनाव हो सकता था, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट था, नुकसान होता, समय जाया होता। उससे बच के अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो पहली बार वहाँ भी प्रीलिम्स का सिलेबस मेंशन है, यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। आप लोगों ने सिलेबस अगर देखा हो तो वहाँ पुरानी लॉ के साथ नई लॉ को दोनों को रखा गया, अपने यूपीएचजीएस की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह नहीं। मैंने छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी का मेंस का भी पेपर देखा, अच्छा पेपर बनाया गया है। मुझे ऐसा फील हुआ कि छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी में जो मेंस का पेपर है, वैसे क्वेश्चन SC ST एक्ट से, करप्शन से, वैसे क्वेश्चन BNS से, BNSS से, BSA से आपके यूपी में जब कभी मेंस होगा तो पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक बात और छूट गई अपने यूपीएचजीएस के संदर्भ में, क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा आधार है जिसमें डायरेक्ट मेंस ही हो? इसमें एक ही आधार है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय इंटरवीन हुआ किसी की पिटीशन के चलते और उसने ये नोटिस किया, नोटिस करेगा ही कि 23 का निकला फार्म अभी तक प्री नहीं हो पाया, क्या कर रहे थे, पता चलेगा ये कारण है,
भगवान शंकर की पूरी बारात है। तो उस समय सर्वाधिकार सुरक्षित माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसा अगर करके करवाए तभी हो सकता है, अन्यथा उच्च न्यायालय खुद के कृत्य से भी प्रतिबद्ध है, बंधा हुआ है, कानूनी विसंगति हो सकती है। तो ऐसा अभी नहीं सोचना है, लेकिन उन परिस्थितियों में ये सोचा जा सकता है जब ऐसा मामला कहीं आगे चला जाए बाई द वे। ठीक है, तो एक बात तो और कहना चाहूँगा, जो टेस्ट सीरीज हमारी प्रीलिम्स की चल रही है उस सतत जारी रहेगी। मैंने 20 तक उसे रोक लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 18 तो नहीं, लेकिन 19, 20 या 22 तक माननीय उच्च न्यायालय इसके बारे में कोई स्पष्टीकृत नोटिस जारी कर दे, क्योंकि तमाम तरीके का कन्फ्यूजन तो फैलेगा, इसमें स्वाभाविकता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है ये गोपनीयता का विषय नहीं है, इसमें स्पष्टीकरण देने या हर बात को हमको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इतना तो साफ होना चाहिए कि प्रीलिम्स में हमारे वही सिलेबस होंगे या कुछ उसमें रद्दो बदल है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है। कब से? पूर्वतया से नहीं, इसी नियमावली के बदल जाने के बाद, अर्थात 11 जनवरी 2024 से। उसके पहले ये नियम नहीं था, उसके पहले पावर के लिए विधानसभा जाना पड़ता, हाई कोर्ट को भी। तो यही सब बातें थी, हमने आपसे करी। आप जानते हैं आज आंदोलन का तीसरा दिन है बच्चों का, कमीशन के सामने सिविल वाले जो विवाद चल रहा है 2 दिन एग्ज़ाम लेने के लिए। बच्चे चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। उसका तीसरा दिन आज था। सरकार ने अपना रुख नरम नहीं किया है और सरकार ने एक दूसरी चाल चल दी है। करीब मेरा अंदाज़ा है 15 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ा होगा टीजीटी पीजीटी में, और वो सारे के सारे बच्चे ना कुछ होने पर पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। 30% ऐसे होते हैं उसमें से जो केवल पेवर टीजीटी पीजीटी पढ़ते हैं, खास करके वो जनरल कैंडिडेट जो 40 क्रॉस है, वो 45 साल तक, 50 साल तक, दिव्यांगजन कोटा है तो 55 साल तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो वो सारे बच्चों के लिए परीक्षा होने की तिथि जो लगभग 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, उसमें सरकार ने ये दिग्दर्शित किया है, प्रस्ताव वायरल हुआ कि सेंटर दिसंबर में अलॉट किया जाने की बात है। यानी सेंटर, ये संकेत मिलता है कि दिसंबर में शायद प्रीलिम्स का टेस्ट, और आप जानते हैं टीजीटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिंगल एग्ज़ाम, इंटरव्यू नहीं होना है। अगर उसमें आप टिक मार करके आपका नंबर आ गया तो आप डायरेक्ट मास्टर बनाए जाएंगे, हाई स्कूल के टीचर हैं। तो ये बहुत बड़ी भीड़ को कम करने और उसके दिमाग में एक अलग से समानांतर पॉइंट डाल देने के लिए चाल चली गई है कि आप आंदोलन करेंगे या टीजीटी पढ़ेंगे, होने जा रहा है। ऐसे ही युद्ध जीता जाता है, जब दुश्मन हार ना रहा हो तो उसका रसद पहले काट दिया जाए। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं लगता, मुझे सरकार के रुख से साफ लगता है योगी जी का भी हस्तक्षेप हो सकता है। आप लोग कोशिश करें, परेशान तो बहुत ज़्यादा हैं आप लोग, मांग विसंगत नहीं है, लेकिन सरकार के सामने भी अपने साख और पहचान की मंजूरी है, व्यवस्था है। उसको एक कैसे ट्रिकल करेगा वक्त बताएगा। कम से कम 2 दिन और लग सकता है, 14 और 15। उसके बाद रास्ता कुछ भी आसान होगा, जो भी होगा सलूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन बस इतना ही अपडेट। सारी बातें सूचना प्रधान हैं और कन्फ्यूजन को ख़त्म करती हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में तर्क वितर्क चलता है तो आपसे एक अनुरोध है, आप हमें हमारा समय नष्ट करने के लिए, ये सब जानने के लिए फ़ोन मत करना। हमारा समय कीमती है, हम इस समय को भुनाएंगे। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ऐसा समय है कि जो उत्तर प्रदेश में अपर जिला जज नहीं बन सकता था, उसकी भी दौड़ हो सकती है, लेकिन वो एकाग्र हो और समय का सदुपयोग कर ले। ठीक है, किन्हीं वजहों से माननीय उच्च न्यायालय ने ये ज़रूरी समझा है डेट विस्थापित करने को, उसका निजी मसला है, उसमें बहुत ताका झांकी हमारा नहीं। लेकिन जितने पहलू कानूनी से अलग अतिरिक्त संचेतनाओं पर चल सकते हैं, उन पर मैंने चर्चा कर दी है। मैं नहीं चाहता कि इस पर 1 मिनट भी अतिरिक्त फ़ोन पर मैं दूँ। आपकी कोई अगर जिज्ञासा बहुत ऐसी है जो इससे भिन्न है, जो चर्चा हुई है, तो उसको आप व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ दें। मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं इमीडिएट जवाब दूंगा। जब मेरी निगाह पड़ गई तो जवाब जाएगा और नहीं पड़ी तो नहीं जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, और उसमें हमारे जूनियर डिवीज़न के बच्चे जो हमारे लिए
8 दिसंबर तक के लिए समर्पित भाव से ये भावनाओं के साथ सहयोग कर रहे थे कि सर का एग्ज़ाम है हो जाए। मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से भी आज आप जान रहे हैं 13 तारीख है, बीत गई है, 14 लग गया है। ये 14 नवंबर को हम बात कर रहे हैं आपसे। 14 नवंबर को मतलब 6 दिन का ये समय है। इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों की बची हुई सीरीज जो देखा नहीं हूँ वो चेक करूँगा और क्लासेस धीरे धीरे करके गति पकड़ेगी। मतलब जो धीमा पड़ पा गया था वो मैं इस बार फिर रफ्तार बढ़ाऊँगा जब तक हमारी एक बार कंफर्मेशन डेट फिर परीक्षा की नहीं आ जाती। आप लोगों का साथ चलता रहेगा, सीरीज चलती रहेगी। अब आप लोग एक बार फिर से गति पाएंगे, खास करके 20 तारीख के बाद। ठीक है, अगर बीच में कहीं मुझे कोई अपने निजी कारणों से जाना हुआ या कहीं कोई बात फंसी तो उसके लिए पूर्व में सूचना आपको समय से दी जाएगी। सारी सीरीज HJS प्रीलिम्स की, यूपी जूनियर डिवीज़न प्रीलिम्स की, यूपी APO प्रीलिम्स की, इस समय प्रीलिम्स पे फोकस मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये यकीन से मानिए, चाहे 218 पद जो UPJ की आनी है वो, चाहे 114 पद APO की आनी है वो, या 83 पद जो यूपी HJS का होना है वो, तीनों में से कोई भी प्रीलिम्स निकालना जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आसान है नहीं। और अगर आप अभी से सीरियस होंगे नहीं तो आपको बहुत दर्द देगा ये। ऐसे कई अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जिनकी मेंस की तैयारी बड़ी अच्छी हो और अपनी गलती के चलते, अपनी सुस्ती के चलते, अपनी सूचनाओं में अपने को व्यस्त करवाने के चलते प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाए। अच्छी मेरिट होगी, अच्छा टोटल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक समतुल्यता स्थापित करनी पड़ेगी GS और आपके लॉ के पेपर में। GS एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, कई छोर उसके हैं, सारे छोर पर एक निगाह आपको गहरी लगानी रखनी पड़ेगी। वो भी इसलिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा प्रारंभिक को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग आपको अटकल पच्चू सवाल हल करने से रोकता है। अंदाजे या लक बाई चांस नहीं चलेगा, आपको 1/3 पर क्वेश्चन के गलत करने पर दंड दिया जाता है। इन सब बातों का एक बेहतरीन अभ्यास करें। खाली हुई समय में अचानक वैकेंसी की आने की प्रतीक्षा में अगर अन्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सरकार का कोई निर्णय बड़े स्तर का आता है उससे भी अवगत कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं 15 तक ये मामला सुलझ जाना चाहिए। जो संकेत दिखाई देते हैं फिलहाल आज की डेट तक तो लचर नहीं है गवर्नमेंट, आज भी यही कोशिश में है कि वो दोनों दिन परीक्षा करवा के इसको समाप्त कराए। लेकिन देखिए बीच का रास्ता कुछ निकलता है, ये तो बाद की बात करूंगा, अभी आज नहीं करूंगा। अभी आज इसको कहने में थोड़ा हिचक रहा हूँ। लेकिन ये जरूर रहे कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से जो संभावनाएं हैं, उसमें जो गतिविधियां पॉसिबल हैं, सब पे चर्चा हमने कर दी है। अब इस पर 1 मिनट का भी समय जाया नहीं करते। जो सीरीज़ से जुड़े हैं और नए सिलेबस के क्लासेज या टेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जानकारी मैं दे दूं, अगर कोई इस बढ़े हुए समय का लाभ लेते हुए उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज से इंटरेस्टेड है और जुड़ना चाहता है तो भी, या जूनियर डिवीज़न APO किसी भी टेस्ट सीरीज या क्लास से जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर हमारा है, ध्यान से सुने आप, 7705090393। एक बार फिर से सुन लें, 7705090393। झारखंड की भी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 नवंबर है, तो इसके बाद यानी जैसे 30 नवंबर को फॉर्म भर के कंप्लीट होगा, दिसंबर में चूँकि वो सारे पेपर्स यहाँ हैं, तो मान लीजिए आप यूपी में इंटरेस्टेड नहीं है, यूपी में फार्म आपका रिजेक्ट हो गया है, झारखंड अप्लाई कर रहे हैं और झारखंड का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आए आप, स्वागत है। और ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हमारे होंगे जो यूपी में भी अप्लाई किए हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें होंगी जो यही टेस्ट सीरीज आपको वहाँ भी बहुत मदद करेगी। आपको अतिरिक्त सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की पूरी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और हर वस्तुस्थिति पर आज चर्चा परिचर्चा कर लेने के बाद रोज़ रोज़ ये गाथा नहीं गाऊंगा, ये बार हो गया। और ना आप ही कमेंट बॉक्स में या मुझसे पर्सनली फालतू का सवाल पूछेंगे। आप चीज़ों को एक बार समझें, मैच्योरिटी दिखाएं। हमारी अधिवक्ता बहनों से भी मेरी अपील है, बिन मतलब के दिमाग का दही ना करें, अपने समय को सुनियोजित करें और जो सिलेबस आपके सामने डिसाइड है उस पर अनिवार्य रूपेण बेहतर काम करें। इस बनाए गए बढ़े हुए अवसर को अपने सफलतम भविष्य के लिए एज ए अपर जिला जज उत्तर प्रदेश के तौर पर परिवर्तित कर दें। ये अभूतपूर्व समय है।
ये प्लेटिनम जुबली है, गोल्डन डायमंड से ज़्यादा। इसको जो भी बुना लेगा वो परमात्मा उसको 2025 में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अपर जिला जज 2023 के पद से विभूषित कर सकता है। चलते हैं सभी अधिवक्ता साथियों से और सभी बंधुओं बहनों से विनम्र अपना धन्यवाद आभार प्रेषित करते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ कि कोई अगर घटना घटती है कमीशन के संदर्भ में या कोई और नई सूचनाएं आती हैं रिक्ति के संदर्भ में, उसको लेके पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।